Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का है। एज यूजुअल हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक इन एमसीक्यू फॉर्मेट। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन एंड जो भी अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आते हैं हमारी गवर्नमेंट जॉब से, तब आप ऑन टाइम और सबसे पहले प्राप्त करते रहें। दूसरा, अगर आपको चीज़ें रिवाइज करनी है तो GS 365 एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम हर रोज़ PDF अपलोड करते हैं पर्सपेक्टिव रेस्पेक्टिवली जो हमारे लेक्चर्स होते हैं। राइट, तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन भारत माता की जय बोलते हुए। तो जी फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। साफ दिख रहा है क्या? चलो, साफ दिख रहा है। विच कंट्री इज होस्टिंग द G20 समिट? G20 समिट को निम्नलिखित में से कौन सा देश होस्ट कर रहा है? बताओ जी, कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? मेजबानी यानी कि होस्ट। जैसे कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है और हम होस्ट करते हैं या फिर हम मेहमानबाजी करते हैं, इस तरीके से जब कोई देश कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता है तो उसे होस्ट बोलते हैं। राइट, तो होस्ट कौन है? भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, USA। राइट, ऑप्शन क्या है बताइए। इस बारी कौन सा देश है जो इस इवेंट को होस्ट कर रहा है? बताइए जी। तो राइट ऑप्शन हमारा है दक्षिण अफ्रीका। राइट ऑप्शन क्या है? साउथ अफ्रीका 2025 का G20 इवेंट को होस्ट कर रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में, कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार होस्ट किया जा रहा है G20 का मीटिंग। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये था कि G20 2025 का शिखर सम्मेलन जो कब होने वाला है? 22 नवंबर से 23 नवंबर 2025 को होने वाला है। 22 नवंबर से 23 नवंबर 2025। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। दक्षिण अफ्रीका का जो कैपिटल है जोहान्सबर्ग, वहाँ पे होगा बेटा। वहाँ पे जोहान्सबर्ग कैपिटल है। जोहान्सबर्ग में यह इवेंट होने वाला है। इंपोर्टेंट फैक्ट ये था कि अफ्रीकी महाद्वीप में पहली बार यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। डन? कोई दिक्कत है तक? यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब दक्षिण अफ्रीका तो होस्ट करेगा, बट अफ्रीकी महाद्वीप में पहली बार G20 का सम्मेलन होगा। ठीक है जी, क्लियर? तो इस इवेंट का थीम क्या है? मेरे को बताइए, थीम क्या है इस इवेंट का? थीम क्या है? एकजुटता, एकजुटता, ठीक है, एकजुटता, समानता और सततता। एकजुटता, समानता एवं सततता, यानी कि सॉलिडरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन एंड का जो इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग एग्जाम समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन हमारे हैं 2015, 2018, 2014, 2020। बताइए। ऑप्शन सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन हमारे हैं 2015, 2018, 2014, 2020। बताइए सर। तो बेटा राइट ऑप्शन हमारा है 2015, यानी कि 2015 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया और इसका उद्देश्य सिंपल सबसे था, हाउसिंग फॉर ऑल। उद्देश्य क्या था?
क्या उद्देश्य था? हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए घर प्राप्त हो, और ये लक्ष्य था 2022 तक। 2022 तक सभी के लिए घर उपलब्ध हो, यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल। इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रारंभ किया गया 25 जून 2015 में। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था। कोई दिक्कत? जब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को, तो यह 2 घटकों में स्टार्ट हुई थी। यह योजना 2 घटकों में स्टार्ट हुई थी, यानी कि इस योजना को 2 भागों में चलाया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY आवास योजना, एक यहाँ भी प्रधानमंत्री आवास योजना, एक ग्रामीण थी और एक शहरी घटक था। यानी कि एक ग्रामीण था, दूसरा अर्बन था। अर्बन यानी कि शहर में गरीबों और झुग्गीवासियों के लिए चलाई गई योजना। ग्रामीण में जो गांव में बेघर लोग होते हैं या जिनके कच्चे मकान थे, उन व्यक्तियों को मकान को उपलब्ध कराना, इस उद्देश्य के साथ इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो भाई अभी तक हमने क्या कर लिया, क्या अचीवमेंट है? तो अकॉर्डिंग दिस योजना, इस योजना के अंतर्गत लोगों को 3.34 करोड़ घर प्रोवाइड किए गए हैं, और यह डाटा है फरवरी 2025 तक का। तो यह डाटा 2025 तक का है, फरवरी 2025 तक 3.34 करोड़ से अधिक लोगों को घरों की मंजूरी दी जा चुकी है। क्लियर? डन? कोई दिक्कत यहाँ तक? चले आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉन दी 25 नोबेल पीस प्राइज, यानी कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन हमारे हैं ग्रेटा थुनबर्ग, मलाला यूसुफजई, मारिया रेसा, या फिर निहोन हिंडांक्यो। किस व्यक्ति को 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है? बताइए सर, हु इज द विनर? हु इज द विनर? ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा है मारिया रेशा। ठीक है, नाम थोड़ा सा अलग अलग भी हो जाता है, क्योंकि मारिया रेशा है, सॉरी ये गलत ऑप्शन है, गलत नाम लिखा हुआ बेटा। मारिया रेशा नहीं है, नाम अलग अलग हो जाता है, मैं कह रहा हूँ। एक मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बताऊँ, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो मारिया कोरिना, मारिया कोरिना। ठीक है, इसे काट के करेंगे कोरिना, और यह वेनेजुएला की पोजीशन लीडर है। अब पोजीशन लीडर है, ठीक है, मारिया कोरिना। ठीक है, इन्हें 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह वेनेजुएला की एक अपोजिशन लीडर है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? और इनका योगदान क्या था, इन्हें क्यों यह पुरस्कार दिया गया है, यह अवार्ड क्यों दिया गया था? इन्होंने वेनेजुएला में डेमोक्रेसी, ठीक है, वेनेजुएला में डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए, डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन, डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। इन्होंने 2 दशकों से लगातार मेहनत की, लगातार कार्य किया है, ताकि वेनेजुएला में डेमोक्रेसी रिस्टोर की जा सके। ठीक है, क्लियर? इसीलिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। क्लियर पॉइंट? तो मुझे एक चीज बता दीजिए कि नोबेल पुरस्कार जब हम बात कर रहे हैं, यह इवेंट हुआ था, यह कहाँ पे हुआ है? तो यह इवेंट ओस्लो में हुआ है। कहाँ पड़ता है ओस्लो? नॉर्वे में पड़ता है। तो इवेंट हुआ है बेटा नॉर्वे में, इवेंट हुआ है नॉर्वे में। कहाँ पे हुआ है इवेंट? नॉर्वे में। और प्लेस स्पेसिफिक था तो ओस्लो स्थान है ओस्लो।
वहां पे यह इवेंट हुआ है। क्लियर? हर महीने, सॉरी हर साल, सॉरी आई एम सॉरी बट करेक्ट इट, कि हर साल दिसंबर में यह इवेंट होता है, अक्टूबर में अनाउंस होता है, फिर सेरेमनी होती है। ठीक है, तो सेरेमनी की डेट फिक्स नहीं है, बट अनाउंसमेंट की डेट फिक्स है कि अक्टूबर में जो नोबेल अवार्ड है, वेल अनाउंसमेंट होता है इसका अक्टूबर में, यानी कि ये फिक्स है कि अक्टूबर में अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, क्लियर? ये तो हो गया इससे रिलेटेड चीजें। थोड़ा समझते हैं नोबेल पुरस्कार के पीछे क्या स्टोरी है, थोड़ा वो भी जान लेते हैं, है ना? थोड़ी इंटरेस्टेड सी है। तो नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे ज्यादा एक क्या कहते हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित एक सम्मान है, एक अवार्ड है, जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है, व्यक्ति नहीं, संस्था भी, मतलब इंस्टीट्यूशन भी को भी दिया जाता है, जो मानवता के लिए एक बहुत ही ज्यादा योगदान करें, कल्याण के लिए योगदान दें। यानी कि नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है मानव कल्याण के लिए। ठीक है, किसके लिए दिया जाता है? मानव कल्याण के लिए। अब मैं इसलिए इसको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चचा के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है ना। तो आप रेडी रहिए कि एग्जाम में कहीं आपको दिख जाए तो आप पीछे ना हटें। ठीक है, तो मैं बहुत डीप से और करंट एस्पेक्ट सारी चीज़ आपको बता के चल रहा हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चचा के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, न्यूज़ में रहा है नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, उन्होंने पता नहीं क्या सोच लिया था, मुझे मिल ही जाएगा, इस चक्कर में उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया, और उनसे ज़्यादा महान हमारे लोग हैं, तो हम भी कम थोड़ी थे, तो हो गया खेला। तो नोबेल पीस प्राइज उन व्यक्तियों को या संस्थाओं को दिया जाता है जो मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। इसको स्थापित किया था अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में, इसको स्थापित किया गया, जिन्होंने स्वीडन के वैज्ञानिक थे ये, और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसकी खोज की थी? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया है जी। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, और इन्हें ही 1901 में सबसे पहले यह अवार्ड मिला था। ठीक है, क्लियर? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में मिलता है? तो भाई फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, मेडिकल में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है, पीस में मिलता है, और इकोनॉमिक्स में भी मिलता है। सबसे रिसेंट इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया था 1969 में। ठीक है, क्लियर? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रह गया हमारे चचा वाला पीस। ठीक है, सबसे रिसेंट ये इसे जोड़ा गया है, सबसे रिसेंट इकोनॉमिक्स जोड़ा था 1969 में, इसे जोड़ा गया है। ठीक है, क्लियर? तो भाई मेरे, एक और फैक्ट थोड़ा समझ लीजिए जब पढ़ ही रहे हो तो, कि इस पुरस्कार को देता कौन है। तो इस पुरस्कार को कई संस्थाएं मिलकर देती हैं, जैसे कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी है एक, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है, ठीक है? और एक मेडिकल का इंस्टीट्यूट है करोलिंस का। तो ये जो हमारी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि स्वीडिश एकेडमी है, एक और नोबेल कमेटी है ना, तो ये सब मिलके डिसाइड करते हैं और अवार्ड प्रोवाइड कराते हैं। इसमें क्या मिलता है जी? आपको एक पदक मिलता है 18 गोल्ड का, 18 कैरेट गोल्ड का। ठीक है, और साथ ही साथ $1 मिलियन आपको पैसा मिलता है, और साथ ही एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। जो ये $1 मिलियन है, इसे कोई इंटरेस्ट लेने की बात है नहीं, क्योंकि ये डॉलर भाई मेरे क्या होता है, चेंज होते रहते हैं अमाउंट। तो अमाउंट इज नॉट द बिग इशू। सिर्फ एक समझने की बात यह है कि अमाउंट मिलता है, एक पदक मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, अनाउंसमेंट फिक्स है, अक्टूबर में होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो सम्मान, जो इवेंट होता है वो भी फिक्स है, इवेंट भी फिक्स है। 10 दिसंबर को इसका इवेंट होता है,
दिसंबर को इवेंट होता है, ये भी फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि अल्फ्रेड वैगनर की पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को, इसलिए 10 दिसंबर को समारोह होता है। अनाउंसमेंट अक्टूबर में हो जाती है हर साल। क्लियर? चले आगे, चलिए चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2025 हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है? यानी व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में क्या रैंक है, ये बताना है। ऑप्शन हमारे 94, 107, 102, 121। बताइए सर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? राइट ऑप्शन हमारा है 102। क्या जी? 102। 102 रैंक आई है कितने देशों पे? 123। कितने बेटा? 123 देशों में। तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हमारे पास हमने नहीं ली है, बहुत सारे देश हमसे ऊपर अभी हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? बताइए। चले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 102 भी रैंक है। पड़ोसी देशों की बात करें हम तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये देश हैं जो भारत से छोटे हैं। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जो भारत से छोटे हैं और भारत के नेबर हैं, पड़ोसी हैं। इनसे भी खराब स्थिति है भारत की, ठीक है, इनसे भी खराब स्थिति भारत की बनी हुई है, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है। चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्या है? इन विच कंट्री हैड ओवरटुक चाइना एज द इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? 2025 में किस देश ने भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है? क्योंकि चीन पहले भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हुआ करता था, अब किस देश ने उसे पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन हमारे हैं यूएसए, यूएई, जर्मनी, यूके। राइट ऑप्शन क्या है बताइए? राइट ऑप्शन हमारा है यूएसए, यानी कि यूएसए ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब यूएसए भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और ऐसा नहीं है कि अभी से है, पिछले 4 सालों से यह लगातार बना हुआ है, पिछले 4 सालों से, ठीक है, पिछले 4 सालों से। पिछले 4 सालों से यह लगातार बना हुआ है, ठीक है। आप सभी को पता है कि भारत का जो इसके साथ अमेरिका के साथ टोटल व्यापार है वो कितना है? लगभग, मैं एकदम रिसेंट, बिल्कुल रिसेंट डाटा दे रहा हूँ, बिल्कुल रिसेंट, 134.84 अरब डॉलर का है। लिख देता हूँ यहाँ पे, 134.84 अरब डॉलर, यूएस डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे। और इसी के साथ भारत क्या बना हुआ है? नंबर 1 पार्टनर है अमेरिका भारत का, ठीक है। क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम? इंजीनियरिंग सामान करते हैं, रसायन केमिकल्स करते हैं, है ना, आभूषण करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इन सब चीज़ को हम एक्सपोर्ट करते हैं। भाई अगर मैं बात करूँ कि चाइना के साथ भारत क्या स्टेटस है भाई, तो यहाँ हम एंजॉय करते हैं सरप्लस, है ना, सरप्लस एंजॉय करते हैं। और जब हम बात करें चाइना की, चाइना के साथ तो सरप्लस नहीं, सर माइनस नहीं, क्या क्या कर देंगे, घाटा, व्यापारिक घाटा होता है हमें। तो एक्सपोर्ट कितना करता है भारत? एक्सपोर्ट कितना करता है? पहले कितना करता था? पहले करता था 16.66, 16.66, मैं मैथ की गलती मत निकालना मेरी, 16.66 अरब डॉलर का करता था, वो घट के हो गया है 14.25, ठीक है। तो 14.25 अरब डॉलर का भारत एक्सपोर्ट करता है। तो भाई इंपोर्ट कितना करता है बताना जरा, कान के पर्दे ना हिल जाए, ध्यान रखना। 114.45, सॉरी, तो ये हो गया हमारा व्यापारिक घाटा जो हम एंजॉय कर रहे हैं। और यह लास्ट ईयर में 17% क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, और एक्सपोर्ट हमारा डिक्रीज हुआ है, ये भी आप भूलना मत,
ठीक है, आपको याद रखना है कि चाइना से हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है और इम्पोर्ट बढ़ा है। तो रिप्लेस किया है चाइना को यूएसए ने, बट स्टेटस आप देख लीजिए क्या है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन हमारा है रिस्टोर आवर अर्थ, क्लाइमेट एक्शन नाउ, सेव ट्रीज सेव अर्थ, एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन राइट ऑप्शन क्या है बताइए जरा मेरे को, बताइए सर। ठीक है, तो जब तक मैं बताता हूँ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। अब की बार कहाँ मनाया गया, होस्ट कौन था? ये इवेंट हुआ था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था, तो कहाँ पे किया, मेजबान देश कौन था? कोरिया, दक्षिण कोरिया ना, साउथ कोरिया। ठीक है, क्लियर। उद्देश्य क्या था कि जो प्लास्टिक के अपशिष्ट हैं, ये प्लास्टिक अपशिष्ट के पर्यावरण हो गया, वन्यजीव हो गया, मानव स्वास्थ्य हो गया, इन सब पे जो इम्पैक्ट उसका है उसको उजागर करना, बताना, और साथ ही उसे कम करना। ठीक है, और उसको कम करना, रिड्यूस करना, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं ट्रिपल आर के प्रिंसिपल पर यह इवेंट था। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। क्लियर, इस पर बेस्ड था पूरा इवेंट। और थीम क्या था इस इवेंट का, तो क्वेश्चन हमारा थीम से था, तो थीम हमारा है ऑप्शन डी, एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त करना। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलें आगे, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, चलो नो दिक्कत। तो आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारा है, हु इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2025? 2025 में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, एन वी रमन, संजीव खन्ना या यूयू ललित? तो गलत है, अभी जो अपडेट अपडेट है, ठीक है, तो ये है जस्टिस सूर्यकांत। क्या बेटा, इसे राइट करेंगे आप नजर हटा के, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत राइट है। और यह कौन से नंबर के बने बेटा, बताना, यह कौन से नंबर के जज बनी है? यह है भारत के 53वे 53वे न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, इनको हम थोड़ा बात करें, तो यह 53वें न्यायाधीश है, सबको मैंने बता दिया। यह बहुत लंबा कार्यकाल एंजॉय करेंगे, है ना, क्योंकि अभी हमने देखा कि बहुत जल्दी जल्दी छोटे कार्यकाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, क्योंकि उसकी एक प्रायर योग्यता है, उसके आधार पर अपॉइंटमेंट होता है और फिर रिटायरमेंट भी होता है। बट इनका कार्यकाल थोड़ा लंबा रहेगा, और यह फरवरी 2027 तक इस पद पर बनी रहेंगे। 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले इनका क्या योगदान रहा है, तो यह हिमाचल प्रदेश में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रह चुके हैं। ठीक है, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में ये क्या, सुप्रीम कोर्ट के एक 370 बरकरार रखा जाए, इस फैसले में शामिल थे। एक फैसला आया था इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड में भी ये पार्टिसिपेंट थे, इस जस्टिस उसमें भी यह डिसीजन में थे प्रेजेंट। ठीक है साहब, चले आगे, चलिए, तो राइट ऑप्शन हमारा है जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं था, तो आप ये हटा के ये रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है के शिवन, वी नारायण,
ए एस किरण कुमार, एस सोमनाथ। राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताओ। राइट ऑप्शन हमारा है वी नारायण। क्या जी? वी नारायण। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। वी नारायण राइट ऑप्शन है। वी नारायण राइट ऑप्शन है। ठीक है। इन्हें 2025 यानी जनवरी, इन्हें यह है 11वें चेयरमैन बने। इनसे पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे भाई? इन्होंने किसको रिप्लेस किया? एम एस सोमनाथ। ठीक है। तो यह है पूर्ववर्ती यानी कि पहले। क्लियर पॉइंट है। डन। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट है ऐतुरनागरम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे एक वन्यजीव अभ्यारण्य को लेकर क्वेश्चन हमारे सामने है। कौन सा है? ऐतुरनगरम। ऐतुरनगरम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हमारे हैं तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात और कर्नाटका। ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या है। तो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में यह वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। क्लियर? न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि इस अभ्यारण्य में तितलियों के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यारण्य में तितलियों के लिए सर्वेक्षण होएगा, इस कारण यह न्यूज में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इस अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इस अभ्यारण्य की स्थापना 1952 में की गई थी। 1952 में इस अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। और इंपॉर्टेंट चीज है कि इस अभ्यारण्य से होकर गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत है तक? चले आगे, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है उल्का किस प्रकार का, उल्का किस प्रकार की मिसाइल है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया? विच टाइप ऑफ मिसाइल इज मेटोर दैट वाज रिसेंटली न्यूज इन इंडियन न्यूज? ऑप्शन हमारा है कम दूरी की हवा से मार करने वाली, या फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट हमारा है मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर क्रूज मिसाइल। ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। व्हाट इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर क्रूज मिसाइल। राइट ऑप्शन क्या है? तो बाबूजी राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि BVRAM की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है साहब, क्लियर? डन। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह मिसाइल न्यूज में क्यों है भाई? उल्का क्या है? उल्का एक जो हमारा एडवांस्ड रडार सिस्टम है। ठीक है। जो बियॉन्ड रेंज एयर टू एयर मिसाइल में सेट है, सब लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर? चलो, तो सिंपल क्वेश्चन था। तो मैंने एक मिनट, चलो तो सिंपल सा क्वेश्चन लाने का पर्पज ये था कि आप उल्का को लाकर यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कोई घटना है या कोई ऐसी चीज है जो हम कॉस्मोस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं
या कुछ ऐसा चीज़ है, उन चीज़ों से बचना है और सिंपल इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है कि यह एक मिसाइल का टाइप है जो जिसका नाम है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, और इसमें एडवांस्ड रडार सिस्टम है। ठीक है, तो क्लियर पॉइंट यहाँ तक। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से भारत लगातार अपना जो मिसाइल सिस्टम, जो एयर सिस्टम, पूरा हवा से मार करने का सिस्टम, उसको डेवलप कर रहा है, उसकी संख्या बढ़ा रहा है। उसी संख्या में यह एक नमूना है ना। तो ये हवा से मार करने वाली सिंपल एक मिसाइल है। क्लियर? चले आगे। चलें? नहीं चले? नहीं चले? क्यों? क्या हो गया? चलो छोड़ो। हाँ भाई, नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल वायरस नेटवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल वायरस नेटवर्क। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे निकल के आया, ग्लोबल वायरस नेटवर्क। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, टू प्रमोट ग्लोबल ट्रेड ऑफ एंटीवायरल ड्रग, यानी कि एंटीवायरल दवाओं के वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ग्लोबल वायरल थ्रेट, वैश्विक वायरल खतरों को रोकना और उसे नियंत्रित करना। टू कंडक्टिव वैक्सीन ट्रायल्स ऑफ WHO, ठीक है, वैक्सीन परीक्षण करने के लिए। टू मैनेज हॉस्पिटल बेस्ड इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम, अस्पताल द्वारा आधारित संक्रमण जो फैलता है उस सिस्टम को प्रबंधित करने के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, क्या? ग्लोबल वायरस नेटवर्क। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल वायरस नेटवर्क, बताइए। राइट ऑप्शन क्या है? तो भाई राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। ये लगाना है, वैश्विक वायरल खतरों को रोकने के लिए इस वर्ड का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वायरस नेटवर्क, तो यह क्या है? तो बेसिकली थोड़ा समझ भी लेते हैं, लिख देता हूँ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्या काम करता है? जो वायरल डिजीज होती हैं, जो वायरल डिजीज होती हैं उनको पहचानना, रोकथाम करना, यानी कि उनकी पहचान, रोकथाम करना, ठीक है, और साथ ही साथ उनका क्या करेंगे? उपचार भी करना है। क्लियर पॉइंट है? तो पता चल गया क्या है इसमें, क्या होता है। इसके लिए क्या करना है? ये इनके लिए वैज्ञानिकों का सहयोग, वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं। यह वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देता है यह संगठन। ठीक है, तो ग्लोबल वायरल नेटवर्क क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्या करता है? पहचान करता है, रोकथाम करता है, उपचार भी करता है, और इसके लिए वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज इसमें किया जाता है। 40 से अधिक देश इसमें शामिल है और 80 सेंटर ऑफ एक्सलेंस का एक समूह यह है। इसको स्थापित किया गया था 2011 में। कब किया गया था बेटा? 2011 में इसको स्थापित किया गया था। 2011 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, क्लियर? तो सिंपल सी बात है, मेन प्राइमरी उद्देश्य क्या है? जो वायरल बीमारी है उनकी पहचान करेंगे, उन्हें प्रबंधित करेंगे ताकि वैश्विक सहयोग बढ़े। क्लियर? हाल ही में क्या हुआ है, न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि USA, ब्राजील एंड कनाडा, इन्होंने 3 सेंटर्स क्या किए? सेंटर ऑफ एक्सलेंस में शामिल हुए हैं। हमने बात की ना अभी कि 80 सेंटर ऑफ एक्सलेंस इसमें हैं। बात की थी हमने कि 80 प्लस सेंटर ऑफ एक्सलेंस है। इस तरीके से अभी USA, कनाडा, ब्राजील ने भी 3 सेंटर ऑफ एक्सलेंस इसमें शामिल किए हैं अपने, इसलिए यह न्यूज में है। इसकी और भी पहल चलती है, इसकी एमपॉक्स हो गया, मंकी पॉक्स हो गया, इसलिए प्रोजेक्ट है, ग्लोबल गार्डियन यूथ कैंप लगाते हैं ये, है ना। तो बहुत चीज़ें अलग यहाँ पे है, बट आपको एज ए इंस्टीट्यूशन आपको ये पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, आप पढ़ सकते हैं। चले आगे, चलिए, तो ऑप्शन हमारा पता चल गया आपको, बेसिक पता चल गया। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द प्रोडक्ट हॉलमेई दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। बॉर्डेला होमेसी क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है? बैक्टीरिया है, आक्रामक खरपतवार है, तितली है, या फिर कवक है? बताइए जी क्या है बॉर्डेला होमेसी? क्या है होमेसी? हाँ,
बोर्डेटेला हमेशी क्या है? तो बेटा ये सिंपल सा आंसर है और स्टैटिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। ना तो मैं आपको समझा सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ रॉकेट साइंस सिर्फ याद करेंगे। और यह क्या है? यह बैक्टीरिया है। क्या है ये बैक्टीरिया है। क्लियर पॉइंट है तक, है ना। और खोज हुई है इसकी उत्तर भारत में पाया गया है, चंडीगढ़, एक चंडीगढ़ की लैब है, ठीक है। तो उसमें इसको क्या किया है बताओ? चंडीगढ़ की लैब है, उसने जिससे होने वाले संक्रमण है उसकी जो वृद्धि है उसको नोटिस किया है और उसके बारे में सूचना दी है, ठीक है जी। क्लियर। इसकी पहचान सबसे पहले 1995 में की गई थी। इट इज नॉट सफिशिएंट एंड नॉट रिलीवेंट योर एग्जाम। चले आगे। तो रिलीवेंट सिर्फ ये था, आप याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। हाल ही में दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स किस देश में देखा गया? ठीक है, क्या बेटा? इबेरियन लिंक्स, इबेरियन लिंक्स किस देश में देखा गया? ऑप्शन हमारे हैं पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली। क्या ऑप्शन है हमारे? बताओ। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस एंड इटली। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन हमारा है क्या? स्पेन, SPAIN। क्या है जी? राइट ऑप्शन हमारा स्पेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो स्पेन में एक फोटोग्राफर में हाल ही में दुनिया के पहले सफेद अरेबियन लिंक्स को देखा, जो अपने आप में एक क्या हो सकता है, बहुत ही क्या हो गया, जैसे एक्सेप्शन केस हो गया, है ना। दुनिया का पहले सफेद कुछ चीज़ थी, है ना, वो आज दिख गया। तो ये बेसिकली एक मांसाहारी प्रजाति का है जो यूरोप में पाया जाता है, ठीक है। और यह एक बिल्ली की प्रजातियों में से एक है। तो ये कोई रॉकेट नहीं है, कोई स्पेशल जीव नहीं है, सिर्फ एक बिल्लियों का प्रकार है जो सबसे पहले सफ़ेद रेमन लिंक्स था उसको देखा था। सबसे पहला था जो बिल्लियों की एक प्रजाति के रूप में है, यूरोप की एक स्थानीय जाति है, ठीक है। क्लियर। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख सकते हैं कि यह रात्रिचर है। रात्रिचर यानी कि रात में चलने वाला, रात में शिकार करती है, मांसाहारी है। मांसाहारी तो क्या करेगी? शिकार करेगी, ठीक है। रात्रिचर तो शिकार रात में करेगी, ठीक है। और यह मोस्टली खरगोश को खाती है। क्लियर, डन। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हमारा है। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा एंड कि आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया गया एंड आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी इंजेक्ट करने की मैंने कोशिश की। So thank you very much for watching this video, and if you like the video, so kindly subscribe the channel, share, and don't forget to share the channel. Thank you very much.